हम लोग देखेंगे कि अ, भारतीय दर्शन में जैसे हमने कहा कि ज्ञान को डिफाइन करते हुए स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि एक वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, मूल्य तटस्थ संप्रत्यय है। वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का अभिप्राय होता है, मूल्य तटस्थ संप्रत्यय का अभिप्राय होता है कि जो हमें बोध हो रहा होता है, जो ज्ञान हो रहा होता है, वह प्रमारूप भी हो सकता है और अप्रमारूप भी हो सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। मूल्य तटस्थ संप्रत्यय यानी आरंभिक रूप से जब हमें बोध होता है तो उस समय ये निश्चय नहीं होता कि वह प्रमारूप है कि अप्रमारूप। तो इसलिए भारतीय दर्शन में बोध या ज्ञान को सामान्यतः दो भागों में बांट कर देखा जाता है। एक प्रमारूप ज्ञान जिसे यथार्थ ज्ञान भी कहते हैं और दूसरा अप्रमारूप ज्ञान जिसे अयथार्थ ज्ञान भी कहते हैं। तो प्रमारूप ज्ञान के लक्षणों को व्याख्यायित किया गया है बहुत डिटेल में भारतीय दर्शन में, और अप्रमारूप ज्ञान के संदर्भ में भी अनेक विवेचनाएं की गई। तो इसी क्रम में हम लोग जैसे बौद्धिज्म देख रहे हैं, तो बौद्धिज्म में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ प्रमारूप ज्ञान को किस प्रकार से व्याख्यायित किया गया है। वैसे भारतीय दर्शन में तो अलग अलग स्कूल्स में अनेक लक्षणों को व्याख्यायित किया गया है, लेकिन चूंकि हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग पहले देखते हैं कि बौद्धिज्म में प्रमारूप ज्ञान को किस प्रकार डिफाइन किया गया है। तो एक लक्षण है जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं, और वो लक्षण बार बार आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में एक पद प्रयोग किया जाता है बौद्धिज्म में, जिसको कहते हैं अविसंवादी ज्ञान होना। आप लोग ये सुने होंगे, अविसंवादी ज्ञान होना। तो प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में बौद्धिज्म में एक पद प्रयुक्त होता है जिसको कहते हैं अविसंवादी ज्ञान होना। ठीक है, तो इसका अभिप्राय क्या होता है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सामान्य तौर से लोग इसको पढ़ लेते हैं और जैसे ही वो देखते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो उसको टिक कर देते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय नहीं जानते और इसकी अवधारणा नहीं समझ पाते कि बौद्धिज्म में प्रमारूप ज्ञान के संदर्भ में क्यों अविसंवादी पद का प्रयोग किया गया है। देखिए, प्रमारूप ज्ञान का लक्षण जो अविसंवादी दिया गया है, जब हम अपना आईसीपीआर का इंटरव्यू दे रहे थे 2018 में, हम लोग भरे थे, तो वहां पर यही प्रश्न हमसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में या प्रमारूप ज्ञान को अविसंवादी ज्ञान के रूप में कौन व्याख्यायित करता है। तो ये प्रश्न आप लोग के इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है अगर ज्ञान मीमांसी पक्ष पे आपका इंटरव्यू चल रहा है। तो जैसा कि अभी स्पष्ट हम कर ही दिए हैं कि बौद्धिज्म में अविसंवादी पद का प्रयोग किया जाता है प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में, और इसका जो अभिप्राय है, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसका जो अभिप्राय है कि जो हमारी ज्ञान की विषय वस्तु है, उस ज्ञान की विषय वस्तु से संवाद स्थापित होने में असफलता न हो, इसका अभिप्राय ये होता है। अविसंवादी का अभिप्राय ये है कि जो ज्ञान की विषय वस्तु है उससे संवाद स्थापित होने में असफलता न मिले। अगर ऐसा है तो जो बोध प्राप्त होता है हमें, उसे हम अविसंवादी ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अविसंवादी ज्ञान का मतलब है कि जहां ज्ञान का विसंवाद न हो। विसंवाद न हो, न लगा दिए या अ लगा दीजिए, एक ही बात है ना, निगेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना इसको। अविसंवादी लक्षण बोल रहे हैं, तो जब हम कहें कि ज्ञान का विसंवाद न हो, तो विसंवाद के बाद न लगा दिए तो निगेट कर दिए, तो अ लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर अविसंवादी बोल रहे हैं तो फिर न लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको समझते रहिएगा। तो इसको निगेशन में ये चीजों को डिफाइन कर रहे होते हैं, आपको मालूम ही है बौद्धिज्म में चीजों को निगेशन में ही डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे सामान्य को वो क्या कहते हैं,
तद भिन्न भिन्नत्व, ज्ञान की भिन्नता से तद भिन्न भिन्नत्व, जैसे गो तो कहेंगे तो गाय की भिन्नता से भिन्न होना, तो इसको निगेशन में ही लेके चलते हैं। इसी तरह प्रमारूप ज्ञान के लक्षण को वो निगेशन के रूप में चलते हैं और कहते हैं प्रमारूप ज्ञान का लक्षण क्या होता है, अविसंवाद होना। अविसंवाद जो है वो प्रमारूप ज्ञान का लक्षण होता है, जिसका अभिप्राय होता है कि ज्ञान की विषय वस्तु से जो है संवाद स्थापित होने में असफलता न मिले, यानी ज्ञान में विसंवाद न हो। अब इसका अभिप्राय समझिए। जैसे वस्तुतः ये लक्षण जो है ये किसको डिफाइन कर रहा है, आप लोग एक पद सुने होंगे, अर्थ क्रिया कारिकत्वम लक्षणम सत। अर्थ क्रिया कारिकत्वम लक्षणम सत, इसको सत तो डिफाइन किया गया है, इसको हीनयानियों में बताया गया है कि अर्थ क्रिया कारिकत्व यानी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता ही सत का लक्षण है। तो सत का लक्षण है, तो यही अर्थ क्रियाकारित्व जो है, जो प्रायोजन पूरकता जिसको कहते हैं, अर्थ क्रियाकारित्व, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं प्रायोजन पूरकता। यानी जैसे हमें कोई बोध हो रहा है, मान लीजिए हमें बोध हो रहा है कि घट में जल रखा हुआ है, और हमें ये बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि घट में जल रखा हुआ है, और जब हम उस जल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वहां जो बोध हो रहा है उसका विसंवाद ना हो। समझ गए? अब उसका विसंवाद ना हो, यानी ऐसा ना हो कि वहां जल ना मिले। जैसे रेत में हम लोग जब जाते हैं, या फिर जब हाईवे पे आप या एक्सप्रेसवे पे आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप देखते होंगे कि वहां पर सूर्य की किरणें जब परावर्तित होती हैं सड़कों से, तो ऐसा लगता है कि सड़क के ऊपर जल है, पानी है। अगर जो लोग ड्राइविंग करते होंगे, निपुण लग रहा है ड्राइविंग करता है, तो निपुण देखे होंगे कि उस पर पानी जैसा तैरता रहता है। अगर आप उसको पाने की कोशिश करिए कि पानी है, आपको प्यासी लगा है, चलो थोड़ा बढ़ के ले ले, तो मिल पाता है? वो पानी मिल पाता है आपको? नहीं मिल पाता ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ज्ञान का जो है विसंवाद हो गया, जबकि विसंवाद न हो ऐसा कहा जा रहा है। विसंवाद न हो ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ ज्ञान का तो विसंवाद हो गया ना। और प्रमारूप ज्ञान का लक्षण क्या है? अविसंवादी होना। इसी तरह जैसे आप रज्जू में सर्प देख लेते हो तो आपको महसूस होता है सर्प है, या मान लीजिए आप सुक्ति में रजत देख लेते हो, तो सुक्ति में रजत देखते हो, और आप लोग जान रहे हैं कि चांदी का दाम बड़ा बढ़ा हुआ है। अभी तो मान लीजिए घट गया है, अपने हाई से 30-40% नीचे आ गया है, लेकिन एक समय ऐसा भी था अभी 1 महीने पहले कि 3,36,000 रुपए किलो हो गया था चांदी। तो जब सुक्ति में आप रजत देख लोगे, रजत इतना महंगा है, तो आपकी इच्छा होगी ना कि उसको ले ले। क्यों? हो सकता है 1 महीने की पार्टी का पैसा ही मिल जाए, 10-20,000, 30-40,000 रुपए, तो आपकी इच्छा होगी कि बढ़ के उसको ले लें। लेकिन जब बढ़ के लेने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सुक्ति मिलेगी, रजत तो मिलेगा नहीं। तो बोध किसका हुआ? रजत का मिला क्या? सुक्ति। तो ये ज्ञान का विसंवाद हो गया ना। जबकि प्रमारूप ज्ञान का लक्षण क्या होता है कि जो है ज्ञान का विसंवाद ना हो। विसंवाद न हो मतलब हमारा बोध क्या हो? अविसंवादी। अविसंवादी ज्ञानम लक्षणम, अविसंवादी ज्ञान लक्षणम। तो प्रमारूप ज्ञान का लक्षण क्या है? ऐसा ज्ञान जो अविसंवादी होता है, जिसमें ज्ञान की विषय वस्तु के साथ संवाद स्थापित करने में असफलता प्राप्त न हो, इसे ही हम अविसंवादी ज्ञान कहते हैं। और ऐसा ही ज्ञान क्या है? प्रमारूप ज्ञान का लक्षण होता है, जो कि हमारे ज्ञान की प्रायोजन पूरकता या अर्थ क्रियाकारित्व को स्पष्ट करता है। समझने में कोई दिक्कत? अभी तक तो रट ही रहे होंगे, तो आप समझ में आ गया कि ये पद का क्या अभिप्राय होता है। तो इसी ज्ञान मीमांसा पे हमारा रिसर्च है, इसलिए परेशान मत होइए। इसमें तो हम वैसे भी डिटेल में पढ़ा ही रहे हैं आपको, वैसे तो सभी में पढ़ा दे रहे हैं। तो इसको आप लोग इस रूप में रखेंगे, पहली चीज। दूसरा, एक लक्षण और है बौद्धिज्म में,
वो लक्षण जो है भारतीय दर्शन में एक प्रकार के जिसको कहते हैं ना कि एक प्रकार के वाद प्रतिवाद को जन्म दे देता है। वह जो लक्षण है वह भारतीय दर्शन में प्रमा रूप ज्ञान के संदर्भ में वाद प्रतिवाद को जन्म देता है। वो लक्षण क्या है? आप लोग सुने होंगे एक पद का नाम जिसको कहते हैं अग्रहिता ग्राही। ये पद सुने होंगे। या एक पद और आता है अनधिगत। तो बार बार ये आता है तो आप लोग लगा तो देते हैं कि ये अनधिगत लक्षण किसमें बताया गया है। तो सांख्य में बताया गया है, बौद्ध में बताया गया है, अद्वैत वेदांत में भी अग्रहिता ग्राही लक्षण बताया गया है कुछ सेंस में। और एक और पद आता है अग्रहिता ग्राही। तो ये तो हम लोग मीमांसा में पढ़ते हैं कि मीमांसा में जो है प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में अग्रहिता ग्राही को लिया गया है। लेकिन ये तो रट लेना हुआ। अब इसकी अवधारणा क्या होगी, ये लक्षण क्यों आता है और भारतीय दार्शनिक परंपरा में प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के संदर्भ में यह एक प्रकार के वाद प्रतिवाद को किस प्रकार जन्म दे देता है, यह भी हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय दर्शन में एक वाद प्रतिवाद होता है जिसको कहते हैं स्मृति और धारावाही ज्ञान की समस्या। ठीक है, स्मृति और क्या, धारावाही ज्ञान की समस्या, एपिसोडिक नॉलेज की समस्या, धारावाही ज्ञान की समस्या। तो स्मृति और धारावाही ज्ञान की समस्या क्या है और ये पद जो जोड़ दिया गया है ये किस प्रकार इस संदर्भ में एक वाद प्रतिवाद को जन्म देता है, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, भारतीय दार्शनिक परंपरा में कई ऐसे स्कूल्स हैं जो स्मृति को प्रमारूप ज्ञान का लक्षण नहीं स्वीकार करते, यानी स्मृति को प्रमारूप ज्ञान की कैटेगरी में नहीं स्वीकार करते। लक्षण क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्मृति को प्रमारूप ज्ञान की कैटेगरी में नहीं स्वीकार करते। कुछ इसको जो है अनुभव से भिन्न ज्ञान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जैसे न्याय वैशेषिक दार्शनिक इसको अनुभव से भिन्न ज्ञान स्वीकार करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञान अनुभव से भिन्न है उसके प्रमा या अप्रमा होने का प्रश्न ही नहीं उठता, इस प्रकार का संदर्भ प्रस्तुत कर देते हैं। क्योंकि वो ज्ञान को नहीं बल्कि अनुभव को दो भागों में बांटते हैं, यथार्थता अनुभवा प्रमा, अयथार्थता अनुभवा अप्रमा। इस रूप में आप लोग सुने होंगे ना। और न्याय दर्शन में ये सुने होंगे ना, यथार्थता अनुभव प्रमा, अयथार्थता अनुभव अप्रमा। सुने होंगे। तो अनुभव पद आ रहा है ना, तो यहाँ अनुभव को दो भागों में बांटा गया है, एक यथार्थ अनुभव और दूसरा अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव को हम लोग क्या कहते हैं, तद्वती तत्प्रकार का अनुभव प्रमा। जो वस्तु जैसी है उसका उस रूप में ज्ञान क्या है, प्रमा। और तद्भावती तद प्रकार का अनुभव अप्रमा। जो वस्तु जैसी नहीं है उसका उस रूप में ज्ञान क्या है, अयथार्थ ज्ञान है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अयथार्थ अनुभव है। तो ये अनुभव को दो भागों में बांटते हैं और कहते हैं कि स्मृति चूंकि अनुभव से भिन्न ज्ञान है और पूर्व संस्कारों पर आधारित, पूर्व संस्कारों पर आधारित है, इसलिए इसके प्रमारूप या अप्रमारूप होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि प्रमा अप्रमा तो वही होगी जो अनुभव होगा, ये तो अनुभव से भिन्न ही है। तो इसको हम प्रमा या अप्रमा रूप में क्यों बांटे, समझ रहे हैं ना भाई, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए, ज्ञान मीमांसा है, इसमें भी क्लिष्टता है। ये सब यस आप सर। लोग ना तो कोई पढ़ाएगा और ना तो कभी पढ़ेंगे। तो या यस तो सर। जो है बड़े प्रोफेसर वगैरह कोई क्लास ले रहे हो तो जरूर पढ़ाएंगे ये सब, नहीं तो जनरली किसी के समक्ष ये सब बातें आप लोग के नहीं आएंगी। तो इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए और समझने की कोशिश करिए इसको। आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत डिटेल में जाके हम इन चीजों को समझा रहे हैं आप लोग। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब आप ध्यान पूर्वक चीजों को आत्मसात करके उसे विश्लेषित विवेचित करेंगे और फिर संप्रेषित करने में सक्षम हो पाएंगे। नहीं तो फिर बस अंदर सब रहेगा और जब कुछ निकलेगा ही नहीं, जीवा फूटेगी ही नहीं, सरस्वती की कृपा मिलेगी ही नहीं, तो फिर क्या जाने, तो फिर सब अंदर ही रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि
यह जो विवाद खड़ा होता है स्मृति और धारावाहिक एपिसोडिक नॉलेज का भारतीय दार्शनिक परंपरा में, वह इसलिए खड़ा होता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्याय वैशेषिक दर्शन क्या कह रहा है कि स्मृति अनुभव से भिन्न होती है, इसलिए उसके यथार्थ या अथार्थ होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए वो कहते हैं कि प्रमाण ज्ञान के लक्षण में हमें अनधिगत या अग्रहिताग्राही लक्षण को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो स्मृति को अनुभव भिन्न मान रहे हैं, इसलिए उसके प्रमा या अप्रमा होने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए हम इसको बहिष्कृत करने के लिए, प्रमा रूप ज्ञान से बहिष्कृत करने के लिए, बाहर करने के लिए क्यों कोई लक्षण स्वीकार करें जब ये है ही नहीं है उस कैटेगरी में। तो उनकी बात अपनी जगह ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि न्याय वैशेषिक दार्शनिक प्रमा रूप ज्ञान के लक्षण के रूप में अग्रहिताग्राही या अनधिगत पद का प्रयोग नहीं करते। अब जो दार्शनिक या जो दार्शनिक परंपरा या जो स्कूल्स अनधिगत पद या अग्रहिताग्राही पद का प्रयोग प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में करते हैं, वह एक ही उद्देश्य से कर रहे होते हैं। वह स्मृति रूप ज्ञान को प्रमा रूप ज्ञान के क्षेत्र से बहिष्कृत करने के लिए, बाहर करने के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो स्मृति है वह पूर्व संस्कारों पे आधारित है। पूर्व संस्कारों पे आधारित होने के कारण जो जो है ज्ञान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस बेसिक रिक्वायरमेंट्स को स्मृति पूरा नहीं करती। इसलिए एक विशिष्ट प्रकार के लक्षण को इन्वॉल्व किया जाता है और इन्वॉल्व करके उसको प्रमा से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है, अनधिगत या अग्रहिताग्राही। तो इसका मतलब है कि यह क्या बता रहा होता है, इस पद का अभिप्राय क्या होता है, अग्रहिताग्राही या अनधिगत का, जो ज्ञान की नवीनता का सूचक होता है। देखिए, ज्ञान की नवीनता का सूचक होता है, यानी नोवेल्टी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की नवीनता का सूचक होता है। तो ज्ञान की नवीनता का सूचक के रूप में अगर प्रमारूप ज्ञान के लक्षण को स्वीकार कर लेंगे तो स्मृति अपने आप बहिष्कृत हो जाएगी, क्योंकि उसकी ज्ञान में नवीनता नहीं होती। जैसे हम किसी से रेलवे स्टेशन पे मिले, हमारा वो मित्र बन गया, अब जो है 2 4 10 दिन बाद उसके द्वारा उससे की गई बातें हमें स्मृति में आने लगी, हमारी स्मृति में वो बात आने लगी फिर से। तो हमें हमारी स्मृति में वो बात आने लगी, तो हमारी स्मृति में तो वो बात आ रही है, लेकिन क्या वह नवीन बात है कि पूर्व जो संस्कार हैं जो हैं वही उद्भूत हो रहे हैं। पूर्व संस्कार जन्य ज्ञान है ना, हम तो उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं जो उसके साथ मिले थे, उसमें नवीनता कहाँ रही। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इसको हम प्रमारूप ज्ञान के लक्षण में डालते हैं अग्रहिताग्राही अनधिगत को, क्योंकि पूर्व संस्कारों पर, पूर्व उद्भूत संस्कारों पर आधारित आश्रित होने के कारण ज्ञान की नवीनता नहीं रह जाती स्मृति में। इसलिए हम स्मृति को प्रमारूप ज्ञान के क्षेत्र में स्वीकार नहीं करते और इसको बहिष्कृत करने के लिए एक पद का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अनधिगत या अग्रहिताग्राही। बौद्धिज्म भी यह करता है, इसीलिए बताया जा रहा है कि बौद्धिज्म भी यह लक्षण स्वीकार करता है, यानी यह भी स्मृति रूप ज्ञान को प्रमा रूप ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करता और ज्ञान की नवीनता को यह इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, एक लक्षण के रूप में इंपॉर्टेंस देता है। अब ये जो धारावाहिक ज्ञान की समस्या है, ये क्या उत्पन्न हुई, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लूं। बहुत डिटेलिंग में आप लोग को तो खैर इसके बारे में नहीं जानने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी जितना जानने की आवश्यकता है उतनी तो बता ही देंगे हम आपको कि ये धारावाहिक ज्ञान की क्या समस्या है। कि ये जो न्याय वैशेषिक दार्शनिक वगैरह हैं, जो कि अनुभव से भिन्न मानकर स्मृति को प्रमा या अप्रमा के क्षेत्र से ही बहिष्कृत कर देते हैं और कहते हैं फिर अनधिगत या अग्रहिताग्राही पद वगैरह का यूज करने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि ये तो अनुभव से भिन्न है, तो इसके यथार्थ या अथार्थ या प्रमारूप या अप्रमारूप होने का प्रश्न ही क्या होता है। वह एक आक्षेप भी करते हैं दूसरे दार्शनिक स्कूलों के, जो ज्ञान की नवीनता को प्रिजर्व करने के लिए अग्रहिताग्राही या अनधिगत पद का प्रयोग कर रहे होते हैं प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में। वो उनके ऊपर क्या करते हैं, आक्षेप भी करते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो एक समस्या ये आएगी कि जो धारावाहिक ज्ञान होगा, एपिसोडिक नॉलेज होगा, आप उसको प्रमारूप ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाओगे।
क्योंकि प्रमा रूप ज्ञान जो धारावाहिक ज्ञान होता है, उस धारावाहिक ज्ञान में ज्ञान की नवीनता अक्षुण्ण नहीं रह पाती, क्योंकि जो है धारावाहिक ज्ञान में लगातार चीजें पीछे से चलती चली आती हैं। तो आप लोगों में से जो कांट पढ़ा होगा, कांट सभी लोग पढ़े होंगे, और ज्योति अभी अभी कांट पढ़ी है हमसे, तो वो देख के आपको जब हम बताए थे कि ज्ञान के संदर्भ में वो क्या कहते हैं, ए से बी के बीच की रेखा जो वो खींचते हैं और इसके बाद जैसे इसको कई खंडों में बांट देते हैं, तो कहते हैं कि जब हम आगे का ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं तो जो पीछे वाली रेखा का हिस्सा वो क्या होता है, उस वो हमारी स्मृति में रहना चाहिए। ठीक है, वो हमारी स्मृति में रहना चाहिए, तभी हम ये जोड़ के पूरी रेखा ए से बी तक देख पाएंगे। अगर वो ब्रेक हो जाएगी तो फिर हम इस बोध को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि ये जो आप ये स्वीकार कर ले रहे हो, इससे ज्ञान की नवीनता का जो आप स्ट्रिक्ट सेंस में लाने के लिए आप अनधिगत या अग्रहिताग्राही पद का प्रयोग कर दे रहे हो, इससे ये समस्या आएगी कि आप धारावाहिक ज्ञान, एपिसोडिक नॉलेज को प्रमारूप ज्ञान के लक्षण, प्रमारूप ज्ञान की कैटेगरी में स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको यह पद प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसी को लेकर एक वाद विवाद चल जाता है भारतीय दार्शनिक परंपरा में, जिसको हम लोग कहते हैं स्मृति और धारावाहिक ज्ञान की समस्या। ठीक है, तो इतना ही आप लोग को जानना था, इतना ही आप लोग को बता दिया गया। तो इसमें कोई बहुत वो चीज नहीं थी। अभी थोड़ी बहुत क्लिष्टता आपको लग रही होगी, और हम आपको बता दें कि ये चीजें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये हमको ऐसे ही सब याद रहता है। पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि इसी पे हमारा रिसर्च है, और ये सारी चीजें वैसे भी अवधारणात्मक है तो दिमाग में बनी रहती हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि दिमाग में सारी चीजें बनी रहें, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ये क्षेत्र है और दर्शन जटिलतम विषयों में माना जाता है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि अनेक तरह के विचार हैं, अनेक तरह के थॉट्स हैं, और सभी चीजों को एक साथ अपने मनोमस्तिष्क में रखना, इसके लिए ईश्वर की विशेष अनुकंपा और विशेष तरह का प्रयास चाहिए, मेहनत चाहिए, समर्पण चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। जब तक वो सब नहीं होगा तब तक कहना आसान है, करना मुश्किल है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोगों से हम मिले हैं और उनसे हम लोग ने डिस्कस करने की कोशिश की, और बहुत पुराने पुराने लोग भी रहे हैं ऐसे, लेकिन वो डेप्थ नहीं है किसी में, वो चीज़ों को उस तरह से समझ नहीं रहे थे। क्योंकि इस विषय की अपनी जटिलता है, उस जटिलता को समझकर जो समर्पित प्रयास करेगा और ईश्वर की अनुकंपा होगी, तभी आप इस तरह की चीज़ों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो कोशिश करिए, और कोशिश करने से क्या हासिल नहीं किया जा सकता जी। ठीक है, अब प्रमारूप ज्ञान के लक्षण, इन सब सारी चीजों को देखने के बाद हम लोग प्रमाण विचार पर थोड़ा विचार करते हैं। बौद्ध दर्शन में जो प्रमाण विचार है, जिसको हम लोग ज्ञान का सोर्स कहते हैं, प्रमाण विचार के उपरांत हम लोग प्रामाण्य संबंधी इनके मतों को जान लेंगे कि प्रामाण्य के संदर्भ में बौद्धिज्म स्वतः अप्रामाण्य और परतः प्रामाण्य को मानते हैं, और उत्पत्ति और ज्ञप्ति दृष्टिकोण से मानते हैं। और उत्पत्ति की दृष्टिकोण से क्या मान रहे होते हैं, ज्ञप्ति की दृष्टिकोण से क्या मान रहे होते हैं, इन सारी चीजों को। और ये होता क्या है, बाई ओरिजिन आप लोग सुने होंगे, लेकिन इसका अभिप्राय क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या होती है, उत्पत्ति की दृष्टिकोण से और ज्ञप्ति की दृष्टिकोण से। इन सारी अवधारणाओं को हम समझ के विस्तार पूर्वक इनके प्रामाण्य संबंधी विचार को जानने का प्रयास करेंगे। और प्रामाण्य को जानने के बाद एक भारतीय परंपरा में एक तो इनके भ्रम संबंधी मत को भी जानेंगे, जिसको विज्ञान ख्यातिवाद और शून्यता ख्यातिवाद दो रूपों में देखा गया है, विज्ञानवादियों और शून्यवादियों के संदर्भ में। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और इसी को लेके पूरा इनका ज्ञान मीमांसीय पक्ष समाप्त हो जाएगा। और इसमें एक और ट्रेडिशन है, चाहे नया वैशेषिक दर्शन पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे या इसी समय पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रमाण संप्लव और प्रमाण व्यवस्था। इसको लेकर एक विवाद है बौद्धिज्म में और न्याय वैशेषिक स्कूल में, प्रमाण संप्लव और प्रमाण व्यवस्था। तो बौद्धिज्म प्रमाण व्यवस्था को मानता है,
और न्याय वैशेषिक दार्शनिक प्रमाण संतलों को मानते हैं। तो प्रमाण संतलों का क्या अभिप्राय है और प्रमाण व्यवस्था का क्या अभिप्राय है, इन दोनों के बीच किन बिंदुओं को लेकर क्लासेस हैं, इसकी अवधारणा क्या है, इसको हम लोग अभी पढ़ लेंगे या फिर हम लोग न्याय वैशेषिक दर्शन के समय पढ़ लेंगे। हम सोच रहे हैं अभी पढ़ाते हुए निकल जाएंगे, तो ये आपका ये समाप्त हो। अब प्रमाण विचार के संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं कि प्रमाण विचार का लक्षण किस प्रकार से बताया गया है। यानी प्रमाण ज्ञान के सोर्स, जो हमारा प्रमाण रूप ज्ञान होता है, यहाँ जानते हैं कि यहाँ दो ही प्रकार के प्रमाण रूप ज्ञान स्वीकार किए गए हैं, एक प्रत्यक्ष और एक शाब्दिक प्रमाण। और दो प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, यानी जब भी हम कहेंगे दो प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, इसका मतलब एक पद जोड़िएगा कि दो स्वतंत्र प्रमाणों को स्वीकार किया, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बाकी जो प्रमाण हैं, जो भारतीय दार्शनिक परंपरा में कितने प्रमाण माने गए हैं, किसी को पता है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में कितने प्रमाण माने गए हैं? बताइए। सर 6। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और अर्थापत्ति है। सर लाइन से नहीं याद है। अर्थापत्ति भी है और उपमा अरे सॉरी, उपमा नहीं, इसका कुछ और नाम है जिसमें 6 उपमिति तो है। होता है सर। कितने हैं? 6। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और एक और है जिसे अनुपलब्धि। अभाव। हाँ, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि। अनुपलब्धि ना? हम्म। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ठीक है, ये अभी तक आप लोग जानते थे। देखिए दो प्रमाण और हैं जिसकी चर्चा आप लोग नहीं सुनते हैं। जब हमारी पुस्तक आएगी तो उसमें वो दो प्रमाणों की भी चर्चा होगी, और वैसे कुछ पुस्तकों में आपको दिखाई देगी जिनकी जर्नली आप लोग पढ़ते नहीं है, जिन किताबों को। दो और प्रमाण होते हैं, जिसमें से एक प्रमाण जिसको कहते हैं संभव और दूसरे को कहते हैं एतीह। दोनों जो है पौराणिक स्वीकार करते हैं। तो जो पौराणिक परंपरा है भारतीय दार्शनिक परंपरा की, स्कूल है, वह कुल 8 प्रमाणों को स्वीकार करता है। कितने प्रमाणों को? 8 प्रमाणों को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव और एति। ठीक है, अब ये संभव एति क्या है, ये हम बताएंगे आप लोग को अभी प्रमाण भेद में। और लेकिन ये जर्नली आप लोग 6 ही बार बार बोलेंगे, लेकिन कहीं इंटरव्यू वगैरह हो रहा होगा, अगर ये बताएंगे तो ये प्रभाव डालेगा कि आप लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाके एनालिसिस किए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञान मीमांसा तो कायदे से पढ़ेंगे आप लोग, वैसे सब कायदे से पढ़ रहे हैं, जितना जानना है उससे कहीं ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा विशेष कार्य होता है तो वहाँ पे विशेष जानकारियां भी आप लोग को प्राप्त हो जाती है। तो अभी तक सुने थे इन दो प्रमाणों का नाम आप लोग? यस सर, सुने थे लेकिन भूल गए थे। जब हाँ, उस पे पढ़ाया जा रहा था तो एक सर ने बताया था। हाँ, तो आया जरूर होगा, कभी कभी कुछ लोग बताते हैं, यस सर। लेकिन जर्नली नहीं बताते। तो वो संभव एति है, पौराणिक स्वीकार करते हैं, और इसको आप लोग जानिएगा। अब देखिए प्रमाण के लक्षण के रूप में आप लोग जान लीजिए कि प्रमाण के लक्षण को कैसे डिफाइन किया गया है। बौद्धिज्म में जो दो स्कूल्स हैं, ट्रेडिशनल स्कूल्स, इनकी हीन यानियों की, एक वैभाषिक और दूसरा सौत्रांतिक। इसमें प्रमा को डिफाइन करते हुए कहा गया है वस्तुवादी परंपरा। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये दोनों वैभाषिक और जो सौत्रांतिक हैं, वह ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से और आपके तात्विक दृष्टिकोण से भी ये क्या है, वस्तुवादी दार्शनिक परंपराएं हैं। और यहाँ पर जो प्रमा को डिफाइन किया गया है, जैसा कि आप लोग उस सामान्य पुस्तकों में तो नहीं दिखाई देगा, ये जो हमारी पुस्तक आएगी आपके पास उसमें जरूर होगा, क्योंकि उसमें तो हम लिखे ही हैं सारी चीजें। वैसे और इधर उधर जाने पे आपको कुछ किताबों में दिख सकता है, हो सकता है नीलिमा सिन्हा में दिख जाए आपको, और नहीं भी दिख सकता है तो
फर्दर आपको जाके चक्रधर वगैरह की किताब पढ़ेंगे और डेप्थ वाली किताबें पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिक दिखाई देगा। इंग्लिश की किताबों में ज्यादा डिटेल में लिखा गया है। इंग्लिश की किताबों में एक है 6 वेज ऑफ नोइंग और एक है आपका न्याय थ्योरी ऑफ नॉलेज, एस.सी. चटर्जी की, सतीश चंद्र चटर्जी। इनकी किताबों में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और इन किताबों का अध्ययन हमने किया और इंग्लिश की किताबें थी और उसको हमने हिंदी में बहुत सारी चीजों को वहां से कंटेंट को लिया, इसलिए वो हमारी किताब जो होगी ना वो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि अंग्रेजी की किताबों से बहुत सारे संदर्भ लिए गए हैं जो कि हिंदी भाषी किताबों में नहीं है। और जो लोग इंग्लिश पढ़ने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए संभव भी नहीं होता कि वो अंग्रेजी की किताबों को पढ़ें, क्योंकि ज्ञान मीमांसी अवधारणाएं वैसी ही जटिल होती हैं और उसके बाद अगर आपका वो लैंग्वेज नहीं है और उसमें जाके किताबें पढ़ेंगे तो और मुश्किल होता है। तो निपुण आप ले सकते हो एस.सी. चटर्जी की किताब, और जो है एक 6 वेज ऑफ नोइंग है, इस किताब को ले सकते हो। ज्ञान मीमांसी आप पढ़ सकते हो उसको, क्योंकि आपका जो है इंग्लिश वो है तो आप पढ़ सकते हो। बाकियों को पढ़ने की किताब जरूरत नहीं है, हमारी किताब का वेट कर लेंगे या हमारा जो ये लेक्चर चल रहा है ना उसको सुन लेंगे बार बार और नोट वोट बना लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो ये जो ये स्कूल्स हैं बौद्धिज्म की, हीन यानियों की, वैभाषिक और सौतांत्रिक, वो कहते हैं कि बोध और बोध की विषय वस्तु, यानी जो हमारा ज्ञान हो रहा है और जो बोध की विषय वस्तु है उसमें क्या होता है, एक प्रकार से तादात्म्य स्थापित हो जाता है जब हमें प्रमारूप ज्ञान हो रहा होता है। क्योंकि ज्ञान को किस रूप में डिफाइन करते हैं, वैभाषिक में कैसे डिफाइन करते हैं कि ज्ञान की विषय वस्तुओं का, यानी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की विषय वस्तु का हमारे मन में आना ही ज्ञान के रूप में डिफाइन किया गया था, जो पहले हम लोग पढ़े थे पहले वाले क्लास में, कि ज्ञान की विषय वस्तु का इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन में आना ही ज्ञान के रूप में डिफाइन किया गया था। और जबकि हम जब जाते हैं सौत्रांतिक में तो वहां एक स्पेसिफिकेशन जोड़ दिया जाता है कि किसी भी वस्तु का जो मूल स्वरूप होता है उसको वह स्वलक्षण के रूप में डिफाइन करने लगता है, उसे वह स्वलक्षण कहते हैं और कहते हैं कि ये स्वलक्षण का बोध किससे होगा, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से होगा। और संवेदनाओं के माध्यम से जो हमें बोध होता है वह सामान्य लक्षण का बोध होता है और यह अनुमान से होता है, बुद्धि विकल्पों के माध्यम से सामान्य लक्षण का बोध होता है, इसलिए यह बाह्य अनुमेयवादी होता है। तो यहाँ प्रमा को डिफाइन किया जाता है कि जो हमें बोध हो रहा है, जो कॉग्निशन हो रहा है और जो विषय वस्तु है उनके बीच तादात्म्य स्थापित हो जाए, आइडेंटिटी स्थापित हो जाए, तो ये क्या कहते हैं, इसको प्रमारूप बोध कहते हैं। जैसे हमें बोध हो रहा है, जैसे रज्जु में सर्प का बोध हो रहा है या सुक्ति में रजत का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर जो बोध होता है, यहाँ पर बोध और बोध की विषय वस्तु में तादात्म्य स्थापित नहीं होता, जबकि प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में ये बता रहे होते हैं कि जहां बोध और बोध की विषय वस्तु में क्या हो जाए, तादात्म्य स्थापित। ठीक है, यानी किसी विषय की विषय वस्तु, कोई विषय है उसकी जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, वह हमारे चेतना का, हमारे चित्त का, हमारे मन का विषय तब बनती है और हमारे चित्त का विषय बनती है और एक प्रकार से क्या करती है कि चित्त का विषय बनने के बाद वह जिन माध्यमों से चित्त का विषय बन रही होती है वह एक प्रकार से उसका अर्थ का आकार ग्रहण कर लेती है, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटम, इस रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं। यानी किसी विषय की विषय वस्तु हमारी चेतना का विषय बनती है और इस प्रकार अर्थ आकार यानी ऑब्जेक्टिव डेटम को ही यहाँ पर प्रमाण के लक्षण के रूप में, ज्ञान के सोर्स के रूप में सौत्रांतिक और वैभाषिक में डिफाइन किया गया। अर्थ आकार, ऑब्जेक्टिव डेटम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रमा क्या है, विषय और विषय वस्तु, जो हमारा विषय है और जो हमारा जो बोध है और हमारे विषय की जो विषय वस्तु है उनके बीच तादात्म्य स्थापित हो जा रहा है, आइडेंटिटी स्थापित हो जा रही है, इसे ही प्रमारूप ज्ञान के लक्षण के रूप में डिफाइन किया जा रहा है। तो ये कब होगा, यह बोध ज्ञान की मतलब किस सोर्स से हमें प्राप्त होगा, अर्थ आकार से प्राप्त होगा, जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव डेटम। यह तादात्म्य का बोध कैसे होगा, हमको किस सोर्स से होगा, अर्थ आकार के माध्यम से होगा, ऑब्जेक्टिव डेटम के रूप में।
और जब ऑब्जेक्टिव अर्थ आकार के माध्यम से हमें चीजें प्राप्त होंगी, तभी जो है विषय की विषय वस्तु हमारे चेतना का विषय बनेगी। और यह क्या होगा? प्रमा रूप ज्ञान होगा, क्योंकि यहाँ पर बोध और जो है बोध की विषय वस्तु में एक प्रकार से तादात्म्य स्थापित हो जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर इन दोनों में, यानी वैभाषिक में और सौत्रांतिक में, अर्थ आकार ऑब्जेक्टिव डेटम को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। तो यह क्या है? प्रमाण है। सामान्य पुस्तकों में आपको नहीं दिखाई देगा ये सब, तो यहाँ पर प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं। प्रमाण को तो डिफाइन किए सौतांत्रिक व्यवभाषिक में हम लोग। यहाँ एक चीज और है कि यहाँ हम देख रहे हैं चूंकि तादात्म्य स्थापित हो रहा है, बोध और बोध की विषय वस्तु में तादात्म्य स्थापित हो रहा है, और अर्थ आकार को ही हम क्या कह दे रहे हैं? प्रमाण कह दे रहे हैं, ज्ञान का सोर्स कह दे रहे हैं। तो यहाँ एक चीज स्पष्ट हो रही है आपको, अगर ध्यान पूर्वक इसकी विवेचना आप कर पा रहे होंगे, सोच समझ पा रहे होंगे, तो एक चीज का स्पष्टीकरण आपको हो रहा होगा कि यहाँ पर जो प्रमाण है यानी ज्ञान का सोर्स है, और जो प्रमाण फल है यानी इस ज्ञान के सोर्स यानी अर्थ आकार के माध्यम से जो हमें प्रमाण फल प्राप्त हो रहा है। प्रमाण फल क्या होता है? जिसको हम लोग प्रमा कहते हैं, जो बोध प्राप्त हो रहा है, यानी प्रमाण के माध्यम से जो प्रमाण फल या प्रमा रूप ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह इन दोनों को क्या मान रहे होते हैं? एक मान रहे होते हैं। तो इसलिए वैभाषिक और सौतांत्रिक दोनों में द मीन्स एंड द एंड प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज वन, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, यानी प्रमाण और प्रमाण फल दोनों को एक ही स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। थोड़ी सी विवेचना इसकी जटिल है, लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार दो बार और दोहरा के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये बताई गई कि प्रमा को यहाँ डिफाइन किया गया है वैभाषिक और सौतांत्रिक में कि बोध और बोध की विषय वस्तु में तादाद में हो जाना, इसको हम प्रमा रूप ज्ञान के लक्षण के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जब बोध और बोध की विषय वस्तु एक हो जाएगी, तादाद स्थापित हो जाएगा, इसका अभिप्राय यह है कि जो ऑब्जेक्टिव डेटम है या अर्थ आकार है, यह अर्थ आकार ही ज्ञान का सोर्स है, जिसके माध्यम से यह निश्चित होगा कि प्रमा जो बोध है और बोध की विषय वस्तु दोनों एक हो गई है। यही अर्थ आकार से तो हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव डेटम यानी अर्थ आकार में ले हमारी बोध जो है वो अर्थ का आकार ले चुका है, दोनों एक हो चुके हैं, बोध और बोध की विषय वस्तु दोनों एक हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ अर्थ आकार को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, और दोनों ही दशाओं में, यानी जो हम कह रहे हैं कि प्रमा और जो हम कह रहे हैं प्रमाण, दोनों ही दशाओं में क्या दिखाई दे रहा है कि बोध की जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, वही कंटेंट क्या है? वही प्रमाण फल है, प्रमा है, और वही बोध की विषय वस्तु यानी कंटेंट अर्थ आकार वही क्या है? प्रमाण है। तो दोनों यानी प्रमाण और प्रमाण फल दोनों क्या है? एक ही। ठीक है, इस रूप में वैभाषिक और सौत्रांतिक में प्रमाण के लक्षण को डिफाइन किया गया है। तो आप लोग से पूछ सकता है, वैसे राजस्थान वगैरह के एग्जाम में पूछेगा और जनरली किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कि प्रमाण और प्रमाण फल दोनों को एक स्वीकार करने वाला दार्शनिक स्कूल कौन सा है? तो आप लोग क्या कहेंगे? वैभाषिक और सौत्रांतिक। या केवल बौद्धिज्म दिया होगा तो उसको भी टिक लगा देंगे, क्योंकि यही प्रमाण और प्रमाण फल दोनों को एक स्वीकार किया जाएगा। अब दो और स्कूल हैं। एक स्कूल तो ज्ञान की संभावना को ही स्वीकार नहीं करता, और प्रमाण के संदर्भ में भी द्वंदात्मक तर्कों को प्रस्तुत करता है कि प्रमाण भावात्मक होता है, तो प्रमाण भावात्मक है अगर, तो इसके भी प्रमाण के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होगी। अगर देवी देवी कौन है भाई? अभी जो ज्वाइन किया है वो अपना परिचय दे। चलिए, ये अभी जो बताया जा रहा था, अब जैसे विज्ञानवादियों में हम लोग देखना चाहें तो विज्ञानवादियों में सर प्रिया मैं कब से ऐड कर रही थी सर, नहीं हो रहा था, तो अभी को ट्राई किए तो। अच्छा प्रिया, ठीक, कोई बात नहीं। तो अब तो क्लास खत्म होने वाला है, कल से आइएगा टाइम से। ठीक है सर।
चलिए, अब अभी देखिए विज्ञानवादियों में जो हम बता रहे थे कि विज्ञानवादियों में तो हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रत्ययवादी संकल्पना है ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से, यानी विज्ञान ही क्या है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों ही क्या है, विज्ञान ही है। सब कुछ क्या है, आले विज्ञान का आकार है, यही है ना, सब कुछ आले विज्ञान का ही आकार है। यह जगत क्या है, समष्टिगत भ्रम के रूप में है। तो हम विज्ञान को ही देख रहे हैं और विज्ञान के ही थ्रू सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि यहाँ हम लोग जानते हैं कि यह विचारधारा जो है विज्ञान को ही सभी ज्ञान के सोर्स के रूप में स्वीकार करती है, क्योंकि विज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है ना। ये सब कुछ क्या है, आलय विज्ञान है, इसके अतिरिक्त तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर क्या चीज होगी। तो यहाँ पर जो प्रमाण है, जो हमें बोध भी प्राप्त हो रहा है, वह ज्ञान का सोर्स क्या है, विज्ञान, इंटेलेक्ट कॉन्शियसनेस को माना गया है, इसी को सोर्स के रूप में माना गया है। ठीक है, विज्ञान को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसका स्वरूप क्या होता है, इंटेलिजेंट नेचर का होता है और ये स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता से ही होता है। तो विज्ञान क्या है, स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता से युक्त होता है, यानी सेल्फ इल्यूमिनेट होता है या सेल्फ मैनिफेस्टेशन करने के स्थिति में ये होता है। तो ये सारी चीजें विज्ञानवाद के संदर्भ में तो स्पष्ट ही है। और यहाँ पर भी एक चीज और स्पष्ट हो जा रही, जैसे वैभाषिक और सौत्रांतिक संदर्भ में हमने कहा कि यहाँ प्रमाण और प्रमाण फल दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों ही हमारे ज्ञान की क्या है, बोध की विषय वस्तु कॉन्टेंट ही है, अर्थ आकार ही प्रमाण है और प्रमा के लक्षण को ही बता रहे हैं कि बोध और बोध की विषय वस्तु दोनों के बीच के तादात्म्य को, तो ये दोनों को एक ही स्वीकार कर रहे हैं। इसी प्रकार विज्ञानवाद में हम लोग देख रहे हैं कि प्रमाण और प्रमाण फल दोनों ही जो है एक सिद्ध होते हैं, यानी दोनों ही क्या है, एक ही है। विज्ञान अभिव्यक्ति का कारण है और ज्ञान में अभिव्यक्त वस्तु दोनों होने के कारण प्रमाण और प्रमाण फल दोनों सिद्ध होता है। तो प्रमाण और प्रमाण फल दोनों, यानी प्रमा और प्रमा रूप ज्ञान, प्रमाण का फल और प्रमाण ज्ञान का सोर्स, दोनों ही क्या है, विज्ञान है। तो इसमें कोई हमको संशय नहीं है। एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है इसके संदर्भ में। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग में एक स्टेटमेंट दे देता है संस्कृत के श्लोक का, जो कि जो है कहा जाता है कि अनधिगत विषयम प्रमाणम, या फिर कहा जाता है अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम। वहां यहाँ देखिएगा, क्योंकि प्रमाण और प्रमाण फल दोनों एक ही है ना, तो प्रमा का भी जो डेफिनेशन है वही प्रमाण का भी डेफिनेशन है। अभी हम लोग बताएंगे प्रमा के लक्षण के रूप में, अभी डिस्कस किए ना, अविसंवादी, अविसंवाद यानी ऐसा ज्ञान, ऐसा बोध जहां विसंवाद न हो। ठीक है, जहां ज्ञान का विसंवाद न हो, तो वो लक्षण बता रहे थे, यही प्रमाण का भी लक्षण होगा, क्योंकि प्रमाण और प्रमाण फल दोनों एक ही स्वीकार किया जा रहा है। विज्ञानवादियों में विज्ञान ही क्या है, प्रमाण भी है और प्रमाण फल भी है। इसी प्रकार जो अर्थाकार यानी ऑब्जेक्टिव डेटम है, यह वैभाषिक और सौतांत्रिक दोनों में क्या है, प्रमाण और प्रमाण फल दोनों ही है। तो यहाँ पर भी प्रमाण के लक्षण को बोला जाता है अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, ये प्रमाण का लक्षण है। तो अगर पूछ देगा कि ये किसका लक्षण है और किस दर्शन में है, तो बौद्धिज्म का लक्षण है। और यही प्रमा का भी दे देगा, तब भी आप कहेंगे कि इसका लक्षण है। और अगर आपको केवल दे देगा अविसंवादी, किसका लक्षण है, एक में देगा प्रमा का, प्रमाण का, बौद्धिज्म में पूछेगा, कहेगा प्रमा और प्रमाण दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो तीसरा उत्तर होगा। प्रमा का भी लक्षण है और प्रमाण का भी लक्षण है, क्योंकि प्रमाण और प्रमाण फल दोनों एक ही है। इसी प्रकार एक पद और प्रयोग किया जाता है कि अनधिगत विषयम प्रमाणम। तो अनधिगत को भी लक्षण बताए ना, अभी प्रमाण रूप ज्ञान का लक्षण हमने बताया बौद्धिज्म में, स्मृति को बहिष्कृत करने के लिए। क्योंकि प्रमाण और प्रमाण फल दोनों एक ही है, तो प्रमाण का भी लक्षण यही है, अनधिगत ज्ञान, अनधिगत विषयम प्रमाणम, अनधिगत विषयम प्रमाणम। इसके रूप में भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये प्रमाण का लक्षण है। तो अनधिगत विषयम प्रमाणम, अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, यह दोनों लक्षण क्या है, प्रमाण के लक्षण के रूप में दिया गया है, और यही प्रमाण का भी लक्षण है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग करेंगे
एक तो प्रामाण्य को तो पढ़ेंगे ही, और उसके पहले प्रमाण भेद को पढ़ लेंगे। यानी बौद्धिज्म में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान प्रमाण है, इसके संदर्भ में स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन कौन से लक्षण स्वीकार किए गए, कैसे परिभाषित किया गया है। जैसे प्रत्यक्ष को डिफाइन कैसे किया गया है कि कल्पना पूर्णम अभ्रांत ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस रूप में डिफाइन किया गया है, कल्पना पूर्णम अभ्रांत ज्ञानम प्रत्यक्षम। और ये भी डिफाइन किया गया है कल्पना पूर्णम प्रत्यक्षम, यानी कल्पना पूर्ण के रूप में भी स्वीकार किया है। कल्पना पूर्ण का मतलब होता है कल्पना से रहित, और जो है बाद में इसमें अभ्रांत पद को भी जोड़ दिया गया है, तो कहा गया कल्पना पूर्णम अभ्रांत ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो इसलिए प्रत्यक्ष को इस रूप में डिफाइन किया गया है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये अभ्रांत पद जोड़ा गया, क्यों एक बार कल्पना पूर्ण कहा गया फिर अभ्रांत पद जोड़ा गया, क्यों ऐसा किया गया, और ये सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अनुमान हम लोग व्याप्ति के लक्षण वगैरह को देखने की कोशिश करेंगे कि बौद्धिज्म में व्याप्ति के लक्षण को किस प्रकार डिफाइन किया गया। और ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब दूसरे दर्शनों में आप प्रमाण विभेद को देख रहे होंगे तो फिर ये सारी चीजें आपके समक्ष फिर से आएंगी, जहां तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये सारी चीजें आ रही। तो प्रमाण लक्षण को देखने के बाद हम लोग फिर प्रामाण्य को देखेंगे और लास्ट में ख्यातिवाद को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और तब जाकर ये जो है बौद्धिज्म खत्म हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि 1-2 क्लासेस और लगेंगी, और 1-2 क्लासेस में ये बौद्धिकी ज्ञान मीमांसा खत्म हो जाएगी। तत्व मीमांसा विवेचना और इनकी आचार मीमांसा विवेचना पहले ही देखी जा चुकी है। तो यह एक आप लोगों के लिए एग्जाम्पल होगा कि जब आप भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो इतने विस्तार में विवेचित करके हर एक पक्ष को आप पढ़ेंगे, यानी तात्विक विवेचना पढ़ेंगे और इसके आचार मीमांसी विवेचना पढ़ेंगे, और ज्ञान मीमांसी विवेचना का कोई भी पक्ष बिना छोड़े डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, जितना आपको जानने की आवश्यकता है। अगर कोई प्रत्यक्ष पे ही शोध कर रहा है बौद्धिज्म के, तो वो बहुत डिटेल में जाके पढ़ेगा। लेकिन आप अगर उतने डिटेल में हर एक चीज को पढ़ने लगेंगे तो कम से कम 6-7 जन्म लेना पड़ेगा। 6-7 जन्म ले लेंगे तब भी आप जो है ये दर्शन में लिखी हुई चीजों को अपने अंदर समाहित, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही नहीं लोग कर पाते, तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए। तो जितनी चीजें जाननी है उतनी चीजें जाननी है, संपूर्णता में जाननी है, और अवधारणाओं को स्पष्ट रखना है, यह आवश्यक है, जो कि हम लोग शुरू से ही लेकर चल रहे हैं, और इसका प्रयास हम लोग शुरू से किए हैं कि अवधारणाएं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आज हमें लगा कि थोड़ा सा क्लिष्टता आप लोग को लगा होगा, ये सब प्रमाण लक्षण, प्रमाण ज्ञान का लक्षण तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर प्रमाण के लक्षण में ये जो सारी चीजें थोड़ी बहुत हो रही थी, तो आप लोग को लग रहा होगा प्रमाण प्रमाण फल, लेकिन ये थोड़ी क्लिष्टता है। कल थोड़ा सा और बताते हुए हम फिर से प्रत्यक्ष और अनुमान के लक्षणों को आपको बता देंगे, और फिर इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।